नमस्कार मित्रों। आज हम नया टॉपिक वर्ण विचार लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ाई थी, उससे संबंधित उदाहरण भी आए थे पीटीटी की जो कल एग्जाम थी उसमें। आशा करता हूँ सभी के अच्छे अंक आए और सभी भावी शिक्षक बने। तो वर्ण विचार देखिए, अगर हिंदी भाषा की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत यहीं से होती है, वर्णों से। ठीक है, वर्णों के ऊपर विचार किया जाता है और आगे फिर प्रक्रिया चलती है हिंदी में। तो भाषा की वह सूक्ष्मतम इकाई, यह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सूक्ष्म इकाई वर्ण। ठीक है, वर्ण ध्वनि। इस वर्ण और इस ध्वनि के बाद में फिर आता है किसका अंक? नंबर अक्षर का। ठीक, अक्षर, इससे बड़ा अक्षर हो जाएगा, अक्षर को हम लिख देंगे। ठीक है, अक्षर के बाद में कुछ वाक्यों के अंश, शब्दों के अंश, जैसे उसको हम कह सकते हैं शब्दांश। क्या कहते हैं हम? शब्दांश। जैसे एक तो ये मैंने बना दिया कब, तो ये शब्द बन गया कब, कब जा रहे हो, कब खा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये के है, रे है, ते है, अब ये कोई शब्द नहीं है, तो ये धीरे शब्दों के कुछ अंश, ठीक है, या अक्षरों के कुछ अंश जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो शब्दांश। शब्दांश, इसके बाद में आता है शब्द। शब्दांश के बाद में आता है शब्द। एक शब्द बन गया, माना कि राम, किसी का नाम बन गया, एक शब्द और खुद शब्द है ये। ठीक है, तो ये शब्द है, ये एक शब्द बन गया। ठीक है, कुछ अक्षर मिलकर के एक शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो शब्दांश के बाद में शब्द का निर्माण होता है। ठीक, अब इसके बाद में आता है वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्यों के कुछ अंश, जैसे वह रोटी रोजाना खाता है। ठीक है, या फिर रोटी वाक्यों के अंश हैं, तो रोटी वह खाता है रोजाना, इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब है एक सही शब्द का निर्माण नहीं हो सकता, टुकड़े होते हैं उसके, वो अब कुछ गलत क्रम में हुए होते हैं, तो ये वाक्यांश होते हैं। ठीक है, अब एक वाक्य का निर्माण कब होता है कि एक शुद्ध वाक्य बन गया, जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, ये एक कंप्लीट वाक्य बन गया। वाक्यांश के बाद में वाक्य, तो हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला में जो सबसे छोटी इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है, वह वर्ण या ध्वनि है, और सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक, वर्ण, ध्वनि, अक्षर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्य। ठीक, सबसे बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य अगर कंप्लीट वाक्य बन गया तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य और सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है, अच्छा साहब, अब ये वर्ण होते कितने हैं? वर्ण होते कितने हैं? तो एक तो होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक, स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो छोटे स्वर और बड़े स्वर ये होते हैं। टोटल स्वर की संख्या की बात की जाए तो 11 होती है। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 में से 4 अरी हुई, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, छोटे स्वर होते हैं, अरी उई। ठीक, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में फिर बचे कितने? 7, वो होते हैं आपके दीर्घ स्वर। यानी इनके अलावा जो बच रहे हैं ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग,
ओ औ तक, यानी कि ये 11 होते हैं टोटल। 11 में से 4 को हटा दीजिए, 13 होते हैं, सॉरी 13 में से, संस्कृत में 13 होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं, तो 11 में से 4 को माइनस कर दीजिए तो 7 बचे। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ बराबर 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 4 जो स्वर होते हैं ए, री, उ, ई, ये हस स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। अगर प्रश्न आता है आपके लिए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 और 11 44। कितनी होती है? 44 होती है। ये प्रश्न है, हर एक प्रकार से पूछा जा सकता है। मैं टोटल अगर वर्णों की अगर संख्या बताऊंगा तो वो अधिक होगी, लेकिन मूल वर्णों का से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो उसमें 44 ही आपको करनी है। ठीक है, और आगे डॉक्टर राघव प्रकाश द्वारा इसको किस तरीके से विभाजित किया, किस तरीके से वर्णों को बढ़ाया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। व्यंजन वर्ण 11 हो, स्वर वर्ण 11 हो गए। व्यंजन वर्ण स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण कैसे और मैं 25। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25, कैसे और मैं तक, के गहने तैसे दे देने, तैसे दे देने, पैसे दे देने। अच्छा सा, इसके बाद में अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं 25। ठीक, अंतस्थ वर्ण होते हैं 4। प्राणवायु, प्राणवायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। कोई जिस शब्द को बोलते समय प्राणवायु जो अंदर की तरफ जाती है तो वो अंतस्थ वर्णों, वो अंतस्थ वर्ण ही कहलाते हैं। कैसे? यरलव, यरलव, यानी ये जो प्राणवायु शब्द को बोलते समय अंदर जा रही है, तो 4 वर्ण जो यरलवा हैं ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं ऊष्म वर्ण। घर्षण होता है, जिस शब्द को बोलते समय घर्षण की सी थोड़ी सी अनुभूति होती है तो वो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे से, 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 से है, यानी एक प्रकार से घर्षण सा होता है मुंह के अंतर्गत, तो वो ऊष्म वर्णों के जो ऊष्म वर्ण हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं। 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद में अब जो हमने देखे थे अनुस्वार वर्ण, वो अंग और अह, कितने हो गए? 2 अनुस्वार, इन दोनों के अंतर्गत बिंदियां आती हैं। ठीक, इसके बाद में द्विगुण वर्ण है। द्विगुण वर्ण डे, ढे, 2 ये हो गए। ठीक, इसके बाद में अगर बात करें तो मिश्रित वर्ण आते हैं, इनको हम संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। मिश्रित यानी मिक्स, यानी एक जो शब्द है वो दूसरे शब्द से मिलकर के बना होता है। श्रय, छय, प्रय, 4। देखिए, अगर इनका आपको कि 6 का निर्माण किस तरीके से हुआ, तो 6 क्षत्रिय, जैसे श्रेय, एस एच आर, तो से और रे से किसका निर्माण हो गया? श्रेय का। छत्री, 6 छत्री किससे बनता है? के एस एच, के यानी के और एस एच का मतलब से, तो के प्लस से, इससे किसका निर्माण हो गया? इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, हिंदी से संबंध नहीं रखना है, इंग्लिश से संबंध रखना है इनके टुकड़े करने में। ठीक है, इनके टुकड़ों के लिए आपको इंग्लिश का सहयोग करना पड़ेगा। तय और वे। ठीक है, वैज्ञानिक जी वाई से बनता है, तो जी किससे? जय और ये। ठीक है, इसी तरीके से यानी मिश्रित वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब इनको हम गिनते हैं, यानी 11 हमने देखे स्वर,
इसके बाद में 25 देखे हमने स्पर्श व्यंजन, 25 और 11 36, 36 और 4 अंतस्थ 40, और ऊष्म वर्णों की संख्या 4 तो 44, अनुस्वार हो गए 2 तो 44 और 2 46। 46 के बाद में द्विगुण वर्ण हो गए 2 डे और ढे। ठीक है, द्विगुण वर्ण है डे और ढे, ये अरबी फारसी है, ध्यान रखना। अगर हम टे वर्ग को की बात करें तो टे ठे डे, और इस डे के बाद में एक डे और आता है जिसको लिखते नहीं है, बाकी ढे और ढे के बाद में एक डे और आता है। ये दोनों जो डे और ढे हैं इनके नीचे बिंदी होती है। ठीक है, तो ये द्विगुण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये हो गए 48 इन सहित। ठीक है, और 48 के बाद में मिश्रित वर्णों की संख्या को अगर और जोड़ दिया जाए तो कुल टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है हिंदी वर्णमाला में 52। 48 के बाद में 4 मिश्रित वर्ण है, तो 48 और 4 52। अगर मूल वर्णों की बात की जाती है तो 44 लिखना है, ध्यान रखना। पुस्तक में 44 है, मैंने कई पुस्तकों में देखा है। ठीक है, कुल वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है, लेकिन अगर हम कुल वर्णमाला की बात करते हैं, मूल वर्ण उसमें शब्द नहीं जुड़ता है, तो टोटल वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना। अब कर लेंगे आगे इस क्लास।